तो इतना बड़ा नरसंहार, 6-6 हत्याएँ, एक नई नवेली दुल्हन जिसको अपने ससुराल में आए 24 घंटे भी नहीं बीता था, जिसे अभी एक अनजान व्यक्ति का हाथ पकड़कर पूरी ज़िंदगी चलना था, वो सुहाग रात के ही दिन दुनिया छोड़ देती है। दोस्तों, हमारे घर में, हमारे परिवार में या हमारे समाज में एक प्रकार की अजीब बीमारी, एक प्रकार की अजीब आदत है। वो आदत है कि आप देखते होंगे, अगर किसी पिता के 4 बच्चे हैं और उनमें 2 कमा रहे हैं और 2 नहीं किन्हीं कारणों बस कमा रहे हैं, तो जो 2 कमा रहे हैं उनका मानजान घर, परिवार, समाज, गांव में ज़्यादा होता है, जबकि जो 2 नहीं कमा रहे हैं उनका बिल्कुल मानजान नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वो नकारे हैं, उनका उस परिवार से कोई संबंध ही नहीं है। और यही भावना कभी कभी किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा घर कर जाती है कि वो फिर कुछ ऐसा कर जाता है जो शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये पूरी सच्ची कहानी सुनकर आप वास्तव में हैरान और परेशान हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज थी सच्ची कहानी में कि एक ऐसी सच्ची कहानी थी जिसमें टोटल 6 कत्ल हुए, लेकिन पुलिस को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी किसी को पकड़ने के लिए। पूरा का पूरा प्रकरण आधे घंटे के अंदर हत्या अभियुक्त खुल गया और मात्र आधे घंटे के अंदर ही हत्या अभियुक्त जिसने ये 6 हत्याएं की थी उसको सजा भी मिल गई। तो वाकई में जो आज की सच्ची कहानी है, ये बहुत ही परेशान करने वाली और बहुत ही हैरान करने वाली और सोचने वाली कहानी है कि आदमी के ऊपर जब सनक का भूत सवार होता है तो वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही चाहे वो अपने परिवार के साथ ऐसा कर रहा हो। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची कहानी को शुरू करेंगे, पर सच्ची कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मैनपुरी। मैनपुरी जिले का ही एक थाना पड़ता है किसनी, और किसनी थाने के अंतर्गत ही एक गांव आता है जिस गांव का नाम है गोकुलपुरा अरसारा। गोकुलपुरा अरसारा में ही एक घर रहता है, एक परिवार रहता है, किसान का परिवार, जिस किसान के पास मौजूदा समय में पर्याप्त मात्रा में खेत थे, घर अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, खाने पीने की, पहनने की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। और घर के मुखिया का नाम था सुभाष यादव। सुभाष यादव की 4 संतानें होती हैं, जिनमें टोटल 3 पुत्र होते हैं, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था शिवबीर यादव, दूसरे पुत्र का नाम था सोनू यादव और तीसरे पुत्र का नाम था भुल्लन यादव। एक बिटिया भी थी जिसकी उन्होंने पहले ही शादी कर दी थी। यानी अब उनके 3 बेटे थे, तीनों अपने स्थान पर कमाई करते थे, ठीक ठाक कमा रहे थे, सब कुछ सही से चल रहा था। तो इनका जो बड़ा बेटा होता है शिवबीर, शिवबीर की कहानी स्टार्ट होती है। चूंकि ये बड़ा बेटा था, अब गांव में ये इधर उधर घूमा करता था, ना कोई काम करना, ना कोई धाम करना, ना कुछ नौकरी करना, कुछ भी। घर वाले बड़ा परेशान शिवबीर से, लेकिन शिवबीर की आदत थी कि मानने वाली नहीं थी। अब अपने समाज में एक चीज, कहावत बहुत प्रचलित है कि अगर कोई लड़का ऐसा नकारा टाइप का घूम रहा है तो भैया उसकी पकड़कर शादी कर दो, शादी करने के बाद वो सुधर जाएगा, लाइन पाइन पे आ जाएगा। अब गांव के, समाज के और रिश्तेदारी के कई लोग सुभाष यादव को कहते हैं कि क्यों ना आप अपने बड़े बेटे शिवबीर की शादी कर दो, वो सुधर जाएगा, लाइन पाइन पे आ जाएगा। और सुभाष यादव ने उन लोगों की ये बात मानकर शिवबीर की शादी भी कर दी। शादी हो गई, दुल्हन आ गई, सब कुछ ठीक ठाक से चलने लगा। अब धीरे धीरे शिवबीर की खर्चा बढ़ने लगी, क्योंकि घर में लुगाई आ चुकी थी, तो अब कमाना पड़ेगा ही। अब वो कुछ अपना इधर उधर करने लगा। कई दिन वो इधर उधर जाके कहीं ऐसे दिहाड़ी पे काम करता, लेकिन वो चीज़ उसको समझ में नहीं आई और उससे लगा शिवबीर को कि अब घर का खर्चा ठीक ठाक तरीके से चल नहीं पाएगा,
मुझे कुछ करना ही होगा। वो मैनपुरी जिले में ही अपने गांव के पास ही एक प्रिंटिंग प्रेस की दुकान खोल लेता है, जिसमें फ्लैक्स बोर्ड, शादी के कार्ड सब कुछ छपते हैं। अब उसकी दुकान चल गई, दुकान ठीक ठाक चलने लगी, आमदनी भी अच्छी खासी होने लगी। अब किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी। अब उसके पिता सुभाष यादव और उनके घर वाले बड़ा खुशी खुशी कि अब बेटा चलो शादी करने के बाद सुधर गया। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी दिन नहीं चली। कुछ दिन बाद शिवबीर की दुकान की हालत बहुत ख़राब होने लगी और धीरे धीरे वो कर्जे में डूबता चला गया और बहुत सारे लोगों का कर्जा हो गया उसके सर पर। अब कई लोग उसके घर लगातार धीरे धीरे बाद में उसने दुकान बंद कर दिया जब उसे लगा कि मुझे घाटा हो गया है, अब कोई फायदा नहीं है दुकान करने से और मार्केट में क्रेडिट बहुत गंदी हो गई है, तो उसने अपनी दुकान बंद कर दी। अब वो घर पर ही रहने लगा था। अब उसकी पत्नी उसे बार बार कहती कि तुम्हें मांगने वाले बहुत लोग आ रहे हैं, तुम्हें बहुत कर्जा हो गया है। और उसके पिता सुभाष यादव भी समझाते कि भैया कहीं जाकर बाहर नौकरी कर लो। लेकिन शिवबीर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब शिवबीर को कुछ दिन बाद लगा कि नहीं, ये लोग सही कह रहे हैं, घर के व्यक्ति हैं तो सही ही कहेंगे। शिवबीर अब सूरत निकल जाता है कमाने, वहाँ 3-4 महीना कमाता है, पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसको ये लग रहा था कि पिताजी के पास अच्छी खासी खेती बाड़ी है और गेहूँ गल्ला जो भी होता है पिताजी अच्छा खासा बेचते हैं, अगर पिताजी चाहेंगे तो मेरा कर्जा एक बार में ही उतार देंगे। अब वो अपने पिताजी से बात करता है कि पिताजी आप जो है मेरा कर्जा उतार दो। उसके पिताजी मना कर देते हैं, कहते हैं शिवबीर मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अब शिवबीर इस बात से बहुत क्षुब्ध हो जाता है। अब वो सीधा अपने घर चला आता है। घर पर कुछ दिन रहा, उसके बाद वो नोएडा चला जाता है। नोएडा में 1-2 महीने जॉब करता है। जॉब करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहन की शादी तय हो चुकी है, लेकिन शिवबीर को किसी ने कुछ बताया नहीं। लेकिन शिवबीर को जब भनक पता चली कि बहन की शादी हो रही है और मुझे निमंत्रण नहीं आया है, तो सीधा अपने घर आता है। घर आने के बाद पिताजी से अपने कहता है और भाइयों से कि तुम लोगों के पास बहन की शादी में दहेज देने के लिए है, पैसा कौड़ी देने के लिए है, पर तुम लोग मेरा कर्जा नहीं उतार सकते हो। तो उसके पिता सुभाष यादव कहते हैं कि भाई साहब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। उसके बाद वो अपने बहनोई अपने जीजा से ये चीज़ें बताता है, अपने रिश्तेदारों से बताता है कि कैसे ये लोग शादी कर रहे हैं और मुझे मेरा कर्जा उतारने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। अब रिश्तेदार भी क्या करते, उनके घर का व्यक्तिगत मैटर था तो वही सुलटे। अब शिवबीर फिर नोएडा चला आता है और नोएडा में अपनी नौकरी कर ही रहा होता है कि अचानक उसे पता चलता है कि उसके पिताजी ने करीब 2 बीघे जमीन और 2 प्लाट खरीदे हैं। शिवबीर का गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है और सीधा नोएडा से अपने घर पहुंचता है मैनपुरी। और मैनपुरी पहुंचने के बाद अपने पिताजी से पूछता है कि ये बात तो ठीक है, चलो तुमने प्लाट ले लिया, तुमने मकान ले लिया, लेकिन उसमें मेरा नाम क्यों नहीं डाला। तो उसके पिताजी कहते हैं देखो, ये जो तुम्हारे दोनों भाई हैं सोनू और भुल्लर, इन लोगों ने अपनी कमाई से खरीदा है, तो इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। अब वो शांत हो जाता है, कहता है ठीक है तुम लोग जो करना है वो करो, अब मुझे जो करना होगा मैं बताऊंगा, इसका रिजल्ट बहुत ही बुरा होगा। अब वो फिर नोएडा चला जाता है, अपना जॉब वॉब करने लगता है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और इसका जो छोटा भाई था सोनू, उसकी शादी तय हो जाती है और 22 जून 2023 को धूमधाम से बारात जाती है। और इस बारात का निमंत्रण घर के बड़े बेटे शिवबीर को ही नहीं पता था कि उसके भाई सोनू की शादी है, लेकिन उसे जैसे तैसे इष्ट मित्रों ने, दोस्तों ने, गांव के लोगों ने बताया कि हाँ हाँ ऐसे तुम्हारे भाई की शादी तय है, तुम आ जाओ। अब वो 2-3 दिन 4 दिन पहले ही शादी के आ जाता है और 22 जून 2023 को धूमधाम से बारात विदा होती है। बारात बगल के जिले इटावा का एक थाना पड़ता है चौबिया थाने के अंतर्गत एक गंगापुर गांव था, उसी गंगापुर गांव में जाती है। और गंगापुर गांव में जिसके यहाँ बारात गई थी, वो इसका छोटा भाई जो सोनू था शिवबीर का, सोनू उसी कंपनी में जॉब करता था जहां लड़की के पिताजी नौकरी करते थे। अब लड़की के पिताजी जब सोनू को देखते हैं तो उन्हें लड़का अच्छा लग जाता है और वो उनके पिताजी यानी सुभाष यादव से बातचीत चलाते हैं और दोनों का मामला सेट हो जाता है और शादी की तारीख भी आ जाती है। गांव में बारात पहुंची, अच्छा खासा स्वागत हुआ, शादी की रस्में निभाई गई। अगले दिन दूल्हा दुल्हन पूरी बारात खुशी के साथ घर पहुंच जाती है।
शाम का टाइम होता है, डीजे बजता है, घर पर रिसेप्शन की पार्टी होती है जिसे हम एट होम बहुभोज कहते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शिववीर भी लोगों की काफ़ी आवाभगत करता है। नात रिश्तेदार जो भी इष्ट मित्र निमंत्रण में आए थे, सबको ठीक ठाक से खाना पीना खिलाया जाता है और किसी को ये आभास नहीं था कि शिववीर इतना बड़ा कांड कर देगा जो उत्तर प्रदेश में शायद ही किसी ने किया हो। अब रात के करीब 12-1 बज जाते हैं। अब शिववीर जाता है बाजार से ही 4-5 2-2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आता है। उसी बोतल से वहां पर जो लोग बचे थे, यानी कि खास खास रिश्तेदार बचे थे, बाकी सब रात के 12-1 बजे तक वापस जा चुके थे। अमूमन आपने देखा होगा शादियों के मौसम में या शादियों के कार्यक्रम में लोग ज़्यादा नहीं रुकते हैं, रात में ही अधिकतर लोग वापस चले जाते हैं। अब वहां पर खास खास नात रिश्तेदार बचे थे। सबको शिववीर कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। सब बड़ा अचरज मानते हैं कि शिववीर को सब गलत कहते थे, लेकिन शिववीर देखो कितना मिलनसार आदमी है, अपने पैसे से ही बेचारा कोल्ड ड्रिंक खरीद कर लेकर आया और सबको पिलाया। लेकिन शिववीर ने उस कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाएं मिला रखी थी। अब जो जो उस कोल्ड ड्रिंक को पीता है, यानी कि दूल्हा, उसका छोटा भाई, दुल्हन, सब लोग बड़े चाव से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और रात के करीब 2 बज जाते हैं। अब 2 बजे शिववीर उठता है और शांति से जाता है। उसने एक गड़ासा बनवाया था, गड़ासा जो जिससे हम लोग चारा काटते हैं, चारा काटने वाली मशीन का गड़ासा, उससे 1-2 फरुहा और फावड़ा बनवाया था। उस फावड़े और फरुहे से उसका भाई रात में सुहाग रात मनाने के लिए अपने घर पे ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर पे बने एक रूम में गया था। तो वो जीने के सहारे उस रूम तक पहुंचना चाहता है। जब वो देखता है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है और उसके छोटे भाई सोनू ने, जिसकी सुहाग रात थी, उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया है, तो सीधा जीने से नीचे आता है और घर के बगल से ही एक सीढ़ी लाता है और छत पे सीढ़ी लगा के चढ़ जाता है और उसी गेड़ासे से कमरे में घुस के सबसे पहले अपने छोटे भाई को, जो अभी एक दिन पहले दूल्हा बना था, और फिर उसकी दुल्हन सोनी को, यानी अपने छोटे भाई सोनू और उसकी नई नवेली दुल्हन, जिसकी आज रात में ही सुहाग रात थी, की नृशंस हत्या कर देता है। और नृशंस हत्या करने के बाद वो सीधा नीचे आता है। अब नीचे जब वो आंगन में आता है तो देखता है कि उसका एक भाई, उसके जीजा और उसके भाई का एक मित्र, यानी कि भुल्लर यादव उसका जो भाई था, और उसका एक मित्र था दीपक उपाध्याय, और उसका जीजा सौरभ वहीं आंगन में ही लेटे थे। अब इन तीनों के पास जाता है। अब ये तीनों कोल्ड ड्रिंक में दवा पी के मस्त सो रहे थे। अब वो उस फरसे से तीनों के ऊपर लगातार वार करता है। तीनों को पता ही नहीं चला, न उनके मुंह से आवाज़ निकल पाई। तीनों दुनिया छोड़ चुके थे। अब वो सीधा एक कमरे में घुसता है जो आंगन से ही सटा था। वहाँ उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसकी बहन लेटी हुई थी। अब वो जैसे ही अपने माँ के ऊपर उस फरसे से हथियार से वार करना चाहता है, उसका पिता आ जाता है और पीछे से फरसा पकड़ लेता है। अब उसका फरसा सीधा ऐसे घूम जाता है। अब काफ़ी तेज़ से लोग जगते हैं और चिल्ल गुहार काफ़ी तेज मचती है, और चिल्ल गुहार इतनी तेज मचती है कि देखते ही देखते पूरा गांव आ जाता है। अब लोग देखते हैं कि आंगन में 3 लाश। अब सीधा वो लोग छत की तरफ जाते हैं, क्योंकि छत की तरफ से जब वो वापस आ रहा था तो उसने जो दरवाज़ा उसके भाई ने अंदर से बंद किया था, वो दरवाज़ा खोल के ही आया था, लिहाजा खून बहुत ज़्यादा जीने से आंगन तक गिरा था। वो लोग किसी अनहोनी की आशंका लेकर सीधा छत की तरफ भागते हैं जहाँ दूल्हा दुल्हन थे। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं बेड पर दूल्हा दुल्हन की सरकटी लाश पड़ी हुई है। अब पूरा गांव ये देखकर थर्रा जाता है। आप सोचिए कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। पुलिस को तुरंत सूचना दी जाती है। पुलिस तुरंत आती है। को सूचना देने के पहले ही जब गांव वाले और उसके परिवार वाले इकट्ठा होकर शिववीर को पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो शिववीर अपने पास एक तमंचा रखे हुआ था जिसमें कारतूस पहले से ही लोड थी। वो अपने कनपट्टी पे सटाता है और खुद ही फायर झोंक लेता है और वही वो भी मर जाता है। पुलिस आती है। पुलिस 600 को इकट्ठा करके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, पंचनामा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है और उनके पिताजी से पूछती है कि आखिर क्या मामला था। तो उनके पिताजी पूरा मामला वही बताते हैं जो मैंने आपको कहानी में आगे बताया।
दोस्तों मामला बस इतना छोटा सा था कि शायद उसके पिताजी ने वो कुछ पैसे दे दिए होते उसको, उसकी आजीविका चल जाती, शायद शिववीर भी थोड़ा समझ जाता। तो इतना बड़ा नरसंहार, 6 हत्याएं, एक नई नवेली दुल्हन जिसको अपने ससुराल में आए 24 घंटे भी नहीं बीता था, जिसे अभी एक अनजान व्यक्ति का हाथ पकड़कर पूरी जिंदगी चलना था, वो सुहाग रात के ही दिन दुनिया छोड़ देती है। फिलहाल आपका पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है? अपने जीवन के अमूल्य क्षणों में से मात्र 1 सेकंड का समय लगता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताया करिए। मिलता हूँ ऐसी एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।